आधुनिकता के विमर्श में साथियों हम तीसरी बार मुखातिब हैं। ये विषय ही ऐसा है कि हम चले थे आधुनिकता और कबाड़, आधुनिकता और नशा। आज हम बात करेंगे आधुनिकता और दिखावा। जो आपके आसपास समाज में, व्यक्ति के जीवन में, घर में, सड़क पर, बाजार में, आप कहीं भी जाइए, दिखावा आपके मानसिकता का हिस्सा बन चुका है। आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, डिग्रीधारी है, सर्विसमैन है, लेकिन दिखावे से मुक्त नहीं। हम इस दिखावे को लेकर के विस्तार से बात कर सकते हैं कि हम आधुनिक दौर में जीते हैं, तकनीकी के आश्रित हो चुके हैं। यूं कहें कि लगभग हम गुलामी में जी रहे हैं। और आधुनिकता की विडंबना यह है कि यह पाश्चात्य देशों से शुरू होती है। पूंजीवाद और आधुनिकता का चोली दामन का साथ है। औद्योगिकीकरण आधुनिकता की जननी है। आधुनिकता शिक्षा से, तकनीकी से, तर्कशीलता जहाँ होती है वह आधुनिकता होती है। ये मानकर के चलिए कि अगर आधुनिकता का भाव, मर्म क्या है, तो ये जान सकते हैं कि अगर आप तर्कशील है, वेल एजुकेटेड है और किसी भी बात को बिना किंतु परंतु के स्वीकार नहीं करते, सिर्फ आस्था के बल पर, सिर्फ परंपरा के बल पर, सिर्फ पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने कह दिया इसलिए मान लिया जाए। आप जब तक तर्क की कसौटी पर नहीं कस लें तब तक उस बात को स्वीकार नहीं करें। और मुझे बुद्ध याद आते हैं जब वो कहते हैं अप्पो दीपो भव। इस बात में आधुनिकता निहित है, छुपी हुई है। इस अर्थ में आज से 2500 पूर्व हो चुके बुद्ध बेहद बेजोड़ आधुनिक महा व्यक्तित्व रहे और उन्होंने समानता की बात उस समय कही। कोई भी किसी भी जाति में जन्मा हो वो शिक्षा ले सकता है, साधना कर सकता है और साधना के बल पर वह भगवान बन सकता है। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में नहीं, चर्चों में नहीं। ईसा को याद कीजिए जो सूली पे लटका दिए जाते हैं, वो सारे ईसाई उन्हें भगवान कहते हैं। तो विडंबना यह है। तो आधुनिकता भी द्वंद्वमय है। आधुनिकता जिस कोख से निकलती है वहां पर गुलामी की बू आती है। जो जो जिन देशों के हाथ में पैसा आया, और पैसा आधुनिकता के बल पर नहीं, औद्योगिकीकरण के चलते आया, शिक्षा आई, लेकिन उस पूंजीवाद के चलते ही लोगों ने गुलामी देखी। तो एक वर्ग वो जो गुलाम बना लिया गया, दूसरा वर्ग उस पूंजी के बल पर कथित तौर पर आधुनिक हुआ। तो आधुनिकता में ही निहित है गुलामी, गुलाम मानसिकता। तो इस द्वंद्व, आधुनिकता के द्वंद्व को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम बाहरी तौर पर आधुनिक कहला सकते हैं, मान सकते हैं, और बेहद पिछड़े, अंध आस्था से ग्रस्त
होकर के जीवन जी सकते हैं, जिसे स्टेटस सिंबल कह करके आप कथित आधुनिक हो सकते हैं। लोग यही मान करके चलते हैं। एजुकेट होने के बाद आप अंततः दिखावा पसंद होते हैं तो घर को एक तरह से कबाड़ में तब्दील करते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना आपके पास होना चाहिए, ये भी आधुनिक सोच कहेगी। इसलिए बुद्ध को सबसे सर्वाधिक आधुनिक विचारक कह सकते हैं। इनके बाद ही आते हैं। अप्पो दीपो भव में निहित है आधुनिकता का मर्म भाव, कि आप ये इसलिए न मान लें कि पहले से चली आ रही बात है, बड़े व्यक्ति ने कही, बुजुर्गों ने कही, परंपरा ने कही, जब तक आप खुद स्वीकार न करें। और बुद्ध की जीवन यात्रा, बुद्ध की साधना यात्रा यही थी कि उन्होंने महल छोड़ा, परिवार छोड़ा, सत्ता छोड़ी और जंगल की ओर, जहां आधुनिकता, विचार बसते हैं, साधना करने वाले जंगल में रह करके साधना करते हैं और जीवन को उच्च से उच्चतर ले जाते हैं। तो जानकारी मिली, हम बुद्ध की जीवन यात्रा से समझ सके कि वो एक किसी संत से, किसी साधना करने वाले योगी से प्रभावित नहीं हुए, जितना उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन को कैसे ऊंचा ऊपर उठा सकते हैं, उसके लिए इस तरह से क्रियाएं करनी होगी, साधना करनी होगी। लेकिन उनके सवाल दर सवाल, इतने सवाल कि उनको ये कहना पड़ा कि जितना मैं जानता था मैंने बताया, और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अंततः उस समय में जितने भी साधक थे, तपस्वी थे, त्यागी थे, योगी थे, सबकी चौखट तक वो पहुंचे। फिर जब कोई नहीं बचा तो अंतिम ने ये कह दिया था कि आप स्वयं अपने गुरु बने। ये थी उनकी खोज, और उन्होंने भी अंत में यही कहा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ओशो रजनीश भी स्वयं अंततः यही कहते हैं, जिनके पीछे हजारों लाखों देश विदेश के साधक उन्हें स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जब तक आपका मन न कहे, आपके विचार न कहे, मैंने कहा इसलिए मान लो, बिल्कुल नहीं। आप पूरी तरह से गहराई में उतर करके समझें, फिर इसके बाद ही स्वीकार करें कि सच क्या है, क्या इस पर चलना चाहिए या नहीं। शायद ओशो रजनीश वही बात कह रहे हैं जो अप्पो दीप भव बुद्ध कह चुके हैं। तो इस अर्थ में बुद्ध का जीवन देख लीजिए, और विडंबना यह है कि उसी बात को उल्टा करके ओशो रजनीश कहते हैं, लेकिन ओशो रजनीश के साथ भी विडंबना जुड़ी हुई है, दिखावा जुड़ा हुआ है। वो भी राइस रोल्स गाड़ियों में चला करते थे, कीमती गाड़ियों का रेला चला करता था, और उनके साथ रहने वाली साधिकाओं ने सवाल भी उठाए कि भगवान ये आप क्या कर रहे हो। लेकिन उनके भक्त कीमती से कीमती गाड़ियां पेश करते और उन्हें लालच, लोभ, दिखावा, वो लबादा जो पहनते थे कीमती, जो टोपा पहनते थे वो कीमती, तो अंततः वो दिखावे से ग्रस्त रहे। विडंबना यह है कि आधुनिकता सिर्फ पूंजी में नहीं, धन में नहीं, महल में नहीं, विचारों में निहित है। इसलिए हम सिर्फ उदाहरणों से चाहे समझ सकते हैं। आप इस चित्र को देख रहे हैं,
जिसमें बंगला है, गाड़ी है। उस बंगले में युवा बैठे हैं, शराब पी रहे हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह उसकी तो कमी है ही नहीं, सारी चीज़ें सुविधा संपन्न घर है। पैसा है तो वो आएगा, पैसा है तो आपके घर को कबाड़ बनाएगा और एक दिन आपके दिमाग को भी कबाड़ में तब्दील कर देगा। मोटरसाइकिल है, हाथ में मोबाइल है। अब आपको आधुनिक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं कर सकता कि आप पिछड़े हो। पिछलेपन के जितने भी निशानात हैं बचे ही नहीं। लेकिन आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोटरसाइकिल मिल गई, उस पर आप बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। कानूनन जुर्म है, चालान कटेगा। चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगी, हेलमेट के बिना रोकेंगी। आपको बताया जा रहा है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सुरक्षित तभी रहेंगे जब आप हेलमेट पहने हो। और ये भी पुलिस वाले को कहना पड़ता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा कहने का मकसद बताने का कि इस आधुनिकता की चर्चा करते करते हमारे जो शीर्षक बने हैं वो भी विचारणीय हैं। आधुनिकता और कबाड़। वो कथित आधुनिक अपने घर को कबाड़ बनाते हैं। कबाड़ खाना, कबाड़ी की दुकान पर जो जाना चाहिए वो हमारे पास होता है। बाजार ये कहता है कि आप आधुनिक तभी होंगे जब अधिक से अधिक मेरा उपयोग करेंगे। और ऐसा करके आप क्या करेंगे? फिर बाजार में नशे की हर तरह की चीजें उपलब्ध है। और आधुनिक वो नहीं हो सकता जो इन चीज़ों को ग्रहण करके, इस्तेमाल करके, प्रयोग करके ये शो करता हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, आधुनिक हो गया हूँ। इस तरह से आधुनिकता को अक्सर लोग, युवा और कथित पढ़े लिखे सिर्फ इसी पर आकर के ठहर से जाते हैं। और फिर यूँ कह सकते हैं कि नकल में अकल की जरूरत होती है। और ये लोग कभी भी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अक्ल तो गिरवी रख दी गई है बाजार में। उस सोच में आप जहां भी देखोगे विज्ञापन से आबद्ध स्वर सुनाई देंगे। आपका दोस्त भी जब बात कर रहा होगा तो किसी न किसी विज्ञापन पे बात कर रहा होगा। किसी न किसी बाजार की टेक चीज पर, अगर आप टीवी ऑन करते हैं तो विज्ञापन, मोबाइल पर कुछ भी चीज़ खोलिए, ऐप्स खोलिए, विज्ञापन खुलेआम चला आएगा। और विज्ञापन ये कह रहा होगा कि आप इसे लीजिए, इसके बिना आप कुछ नहीं। बाजार सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहा, अब वो आपके हाथ में मोबाइल के रूप में, हैंडसेट में आपके हाथ में आ चुका है। और विज्ञापन आप जब भी इसे खोलते हैं, विज्ञापन आपको दबोच लेता है और न जाने कितनी चीज़ें आपको बताने लगता है। यहाँ तक कि राजसत्ता, जो राजनेता है, जो पार्टियां हैं, वह भी आपको विज्ञापन की भाषा में बात करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे साबुन बनाने वाली फैक्ट्री, उद्योगपति एक ऐसा तड़कता भड़कता विज्ञापन निकालेगा, या कार हो, या साबुन, या तेल, या कोई भी चीज, विज्ञापन में एक युवती दिखाई देगी, उसका यौवन दिखाई देगा। उसमें कार के इस्तेमाल में
या साबुन के इस्तेमाल में साबुन ही कुछ कहे तो बात बनती है, लेकिन वो युवती क्या कह रही है? लेकिन विज्ञापन का मकसद है आपको उसकी तरफ आकर्षित करना। वो युवती जितनी सौंदर्यवान है, युवा है, उस प्रोडक्ट से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन मानसिकता इस तरह से बनाता है बाजार विज्ञापन दे करके कि आपको उसके चंगुल में लेता है और आप बाध्य हो जाते हैं उस चीज को लेने के लिए। आपका मित्र, मिलने वाले, जिनके घर जाओगे, वो चीजें एक तरह से खुद ब खुद बोल रही होती है। वो व्यक्ति बोल रहा होता है, बता रहा होता है, न बताने पर भी आप प्रभावित हो रहे होते हैं। चलिए अब बहुत ही व्यावहारिक दो उदाहरणों से हम बात अपनी खत्म करना चाहेंगे कि दिखावा जिस कदर बढ़ रहा है, आधुनिकता सिर्फ नाम भर की है वहां, बल्कि आधुनिकता से उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता। शोर, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जब शादी होती है, डीजे बजता है, ऊंची आवाज में कान फोड़ू धुन बजा करके आप बाजार से गुजरते हैं, दूल्हे की बारात में निकलते हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? और उनमें से चंद दो चार होंगे जो वहां से दूरी बना करके रखते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते इतनी ऊंची आवाज को। वो युवा पढ़ लिख करके एक सभ्य समाज, आधुनिक समाज बनाने की प्रक्रिया में एक उच्छृंखल, स्वच्छंद, अनुशासनहीन समाज की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। आप ये देखेंगे कि पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति अगर दिखावे के बतौर दहेज की मांग करता है तो वो आधुनिक कतई नहीं हो सकता। पढ़ लिख के ज्योतिषी के सामने जाकर के अपना भविष्य बांचना चाहता है, वो आधुनिक कदापि नहीं हो सकता। ये चुनौतियां हैं आधुनिकता की, कि आधुनिकता न दिखावे में है, न आधुनिकता नशे में है, न आधुनिकता कबाड़ बना देने से है। और ये देश और ये कथित विकसित देश विकासशील देशों को अपना पिछलग्गू बना करके, यहां तक कि अमेरिका अपनी धन दौलत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर युद्ध थोपता है, युद्ध क्रिएट करता है। अन्यथा रूस बनाम यूक्रेन नहीं होता, इजराइल बनाम गाजा पट्टी फिलिस्तीन नहीं होता, पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान नहीं होता, भारत बनाम पाकिस्तान नहीं। इसके पीछे की राजनीति साफ झलकती है कि पैसा चाहिए, और वो पैसा हथियारों की कीमत पर। अमेरिका को जिसे आदर्श कहते हैं लोग, वो हिंसा के बल पर, हथियारों के बल पर धनवान बना हुआ है, और उसकी पॉलिसी इसी पर रहती है कि जो लोकतांत्रिक देश है वह लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरफ हम आधुनिक होने की दौड़ में हैं, सोच में हैं, वो सोच ही सिरे से गलत है। तो आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए हमें विद्वानों की शरण में जाना होगा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा, बौद्धिक बहस होकर के रह जाएगी। फिर भी मेरे सामने एक उपन्यास, और उस उपन्यास की खूबी यह है कि आगे चलकर कि मैं उस उपन्यास की बात करूंगा तो समाज में जितने सारे कुरीतियां हैं,
मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बहुत ही सरल सहज तरीके से बात की गई है। उपन्यासकार का नाम है पहुंची हुई पत्रकार लेखक राजकिशोर, मरहूम राजकिशोर, जिन्होंने कई किताबें लिखी, संपादन में लिखी। आज के सवाल करके 15-16 किताबें संपादन में निकलवाई। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, नक्सलवाद, आतंकवाद आदि पर उन्होंने किताबें संपादन में कई लेखकों से लिखवाई गई। जो भी ज्वलंत विषय थे उन पर उन्होंने इस तरह से समायोजन संपादन किया। संयोग से एक पुस्तक संपादन में निकली थी उनकी, उसका शीर्षक था आदिवासी और नक्सलवाद करके। संयोग से एक लेख मेरा भी उसमें गया था। और आज से कोई एक दशक हुए जब वो लेखक के बतौर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में वो 6 महीने के लिए लेखक थे, मेहमान लेखक। उस वक्त तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा और भी उन उपन्यास लिखे, लेकिन जो ही वो लिखा गया और ऑनलाइन मुझे मिला, नाम था सुनंदा की डायरी। सुनंदा की डायरी में ज़्यादा पात्र नहीं हैं, बस 2 ही पात्र, जबकि कहानी में भी 2-4-6 पात्र हो सकते हैं। तो इतने कम से कम पात्र में ये रचना शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है, लेकिन इसमें कोई 18-20 मुद्दे खंड जो बनाए गए हैं, उसमें से एक खंड आधुनिकता पर ही है। तो जो पाठक श्रोता इस बात को सुन रहे हैं वो ध्यान दें इस बात को कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय पर लेखकों ने कई तरह से किताबें लिखी हैं। हम बुद्ध से लेकर के राजकिशोर तक आ गए, ओशो रजनीश की बात हुई। अब राजकिशोर की सुनंदा की डायरी एक उपन्यास है, पढ़ा जाना चाहिए। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल उस उपन्यास में किसी एक होटल में, किसी पहाड़ी शहर में वो हैं दोनों, और एक होटल में अनजान हैं दोनों, और दोनों अगल बगल कमरे में रहते हैं, रहने लगे, और उनमें धीरे धीरे चर्चा चलती है। और चर्चा चलते चलते ये स्थिति आ जाती है कि दोनों ही अब रोज बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते एक दिन बातचीत का मुद्दा आधुनिकता पर आकर के टिकता है, जब वह साड़ी पहनती है, सलवार सूट पहनती है, लेकिन जिस दिन वो जींस पहन करके बाहर आती है तो जींस को लेकर के ही बात चलती है, परिधान को लेकर के। सुनंदा खुद कहती है कि जब जींस पहनती हूं तो एक अनुभूति होती है। किस तरह की? भारत घाघरा लुगड़ा या साड़ी पहनने वाला देश, पारंपरिक देश रहा। यहाँ बहुत पहले सलवार सूट आया और अब जींस से आगे बढ़ कर के लेगी, मिनी स्कर्ट से आगे लेगी तक हम पहुंच गए। सलवार सूट के साथ दुपट्टा हुआ करता था। वो दुपट्टा धीरे धीरे न जाने क्यों किस तरह से गायब हुआ। दुपट्टा में निहित था वो साड़ी की अनुभूति, लुगड़े की, कि कोई भी महिला पर्दा करती है या मुस्लिम महिला बुर्का पहनती है। बुर्का जब पहना गया तो उसके पीछे की सोच ये थी कि पुरुष की नज़र से बचने के लिए स्त्री को अपने अंगों को ढक करके रखना चाहिए। कहने वाले ने का मकसद ये था कि आप बेवजह अंग प्रदर्शन न करें। लेकिन समझने वालों ने यहाँ तक समझा कि उसे आमूल चूल ऊपर से नीचे तक लबादे में, बुर्के में ही बंद कर दिया। आंखें तक पे जाली डाल दी गई। तो पिछड़ापन निहित है, क्योंकि
आधुनिकता में ये बता दिया गया कि और इसी बहस में सुनंदा वर्सेस सुमित दोनों के बीच में जो बहस होती है उसमें से निष्कर्ष निकल करके आता है कि आधुनिक आप सिर्फ वस्त्र पहनने से नहीं हो सकते। तो वो कहती है कि मैंने जींस पहना और आपने सवाल उठाया और आप भी मान करके चलते हो, और देश समाज में ये बात थी जब जींस पहली बार आया तो जींस पहनने वाला जब भी गुजरा तो सामने देखने वालों ने ये कहा कि आधुनिक ड्रेस है ये। सुमित सुनंदा को जींस में देख करके बहस में दोनों के आपस में ये निकल के आता है कि वस्त्र आधुनिकता की पहचान है ही नहीं। आप वस्त्र चाहे जो पहने, बुर्का पहने तो भी आधुनिक नहीं हो सकते, साड़ी पहने तो भी नहीं हो सकते, आप कुछ भी पहन लीजिए। और आदमी की नज़र से फिर भी बच नहीं सकते। यानी आदमी की नज़र से मतलब रेप, बलात्कार आदि। क्या पूरे कपड़े पहने वाली स्त्री बलात्कार की शिकार नहीं हो सकती? बल्कि यूं कहा गया है कि आप जब घूंघट निकालते हैं या आप बुर्के में रहते हैं तब सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि आदमी कभी भी आपको दबोच सकता है, आप भाग नहीं सकते। घाघरा, लुगड़ा, साड़ी में, पेटीकोट में, उससे बेहतर आप कुर्ते पजामे में या पैंट जींस में आप दौड़ लगा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो इस अर्थ में अगर आदमी की नज़र आधुनिक है, उसकी नज़र में वासना नहीं है, तब वस्त्र कैसे भी पहनो या ना पहनो। जैन समाज में, जैन धर्म में दो तरह के मुनि होते हैं, एक श्वेतांबरी, दूसरा दिगंबरी। दिगंबरियों ने दिशाओं को ही वस्त्र मान लिया और वस्त्रहीन होकर के रहे। श्वेतांबरियों ने देखा कि ये सभ्यता नहीं है, हम समाज में रहते हैं, सो हम सफेद वस्त्र पहनेंगे। एक बार मैं बाजार से गुजर रहा था, इस उदाहरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और संयोग से उसी समय दिगंबरी जैन मुनि गुजर रहे थे, उनके पीछे 10-5 लोग थे, युवक युवतियां भी थी। तो बगल में एक दुकान पर खड़े एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा कि साहब, समाज को बिगाड़ दिया इन्होंने। मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि किसने बिगाड़ दिया? बोला, इन जैन मुनियों ने जो नंगे घूमते। इन्होंने किस तरह से बिगाड़ा? इनके पीछे जाने वाले नत मस्तक इनका अनुसरण करते हुए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति बलात्कारी है, रेपिस्ट है, वो जैन मुनि से प्रभावित नहीं होता, ये साधक है। और इनको देख करके कहीं से भी वासना किसी भी व्यक्ति में नहीं आती। तो कहने का मतलब ये कि आप जो दिखावा करते हैं उसे आधुनिकता नहीं कर सकते। तो साथियों, आपको ये चर्चा कैसी लगी? अगर ठीक लगी तो इसे आगे बढ़ाइए। समाज में अभी बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ, पाखंड, रूढ़ियाँ हैं, और आधुनिकता के विचार विमर्श से हम ये समझ सकते हैं। हाल ही में एक काव्य संग्रह मुझे मिला है, ईश्वर और बाजार, इस पर हम बात कर रहे हैं। ये भी आप अलग से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस पर वीडियो